हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें हिंदी भाषा के जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज की अगर बात करेंगे तो 120 प्रश्न आपका पूछा जाता है सब्जेक्ट से और 30 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके जीएस से, यानी कि सामान्य अध्ययन से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के उन सभी 120 प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि ये पूरा हिंदी भाषा का प्रश्न है। बाकी 30 प्रश्न जो आपके जीएस के पूछे गए थे तो वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। टोटल 150 नंबर के आपके एलटी ग्रेड के जो पेपर होते हैं उसमें पेपर में प्रश्न आते हैं। तो 120 प्रश्नों को पूरा इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। और ये जो परीक्षा हुई थी आपकी, ये परीक्षा हुई थी मित्रों, ये हुआ था आपका 29/7/2018 को ये पेपर हुआ था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे मित्रों। 31 नंबर से शुरुआत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको कि 1 से 30 नंबर का जो प्रश्न था वो सामान्य अध्ययन जीएस का था, जो कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य था। तो हम लोग इसमें हिंदी भाषा के हल करेंगे। तो इसलिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया है 31 नंबर पर, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। ऑप्शन ए है समास दोष, ऑप्शन बी रस दोष, ऑप्शन सी पद दोष और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप लोग सभी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ इस 31 नंबर के पहले प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रस दोष। क्यों होगा रस दोष, समझिएगा दोस्तों। रस जो है वह काव्य का आत्मा होता है और यहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन सभी के समन्वय से उत्पन्न होता है। यदि अनुभाव की बात करेंगे तो अनुभाव का मतलब होता है रोमांच या दुख, और विभाव का मतलब होता है जैसे कि आलंबन या उद्दीपन। इस प्रकार की जो कल्पना या कष्टप्रद होते हैं, और ये सब चीज़ें मिला करके जो है वो रस की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो इसमें हम क्या होता है कि अगर अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके रस दोष को दर्शा रहा है, यानी कि रस की उत्पत्ति में बाधा डाल रहा है, क्योंकि यह रस के प्रभाव को नष्ट करता है। समास दोष शब्द संयोजन से, पद दोष शब्द चयन से और अन्य दोष इन सभी संदर्भों से संबंधित होते हैं जो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। इसलिए आपका रस दोष यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि अधर धरत हरिके परत ओठ दीति पटज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें दोस्तों इस पंक्ति में जो है वह आपका क्या होगा? विभावना, विशेषोक्ति, अतगुण और तदगुण। तो यहाँ दोस्तों इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका 32 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? विशेषोक्ति दोस्तों, विशेषोक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पंक्ति में भगवान कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कृष्ण अपने होठों से बांसुरी को स्पर्श करते हैं तो उससे इंद्रधनुष जैसे रंग प्रकट होते हैं। और यह एक असाधारण और विशिष्ट गुण का वर्णन करता है जो सामान्य रूप से बांसुरी में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु में उसके सामान्य गुणों से भिन्न अद्भुत गुण का वर्णन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विशेषोक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि चिकरही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छिजही। पंक्ति में काव्य गुण कैसा है? इस पंक्ति में काव्य गुण कैसा है? तो इस पंक्ति में जो काव्य गुण है वो ओज गुण है। कैसे ओज गुण है? क्योंकि इस पंक्ति में वानरों और भालुओं की शक्ति, छल बल और दुष्टों को परास्त करने की वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओज गुण होगा। ओज गुण वह काव्य गुण होता है जिसमें वीरता, उत्साह, शक्ति और जोश का प्रभाव होता है, जो कि श्रोता में उत्तेजना जगाता है। इसलिए यहाँ पे ओज गुण आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो व्यंजन है वह कौन सा व्यंजन होगा। तो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर अगर बात करेंगे
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तालव्य। क्योंकि हिंदी में व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उनके उच्चारण के आधार पर किया जाता है, और इया क्या है, एक नासिक व्यंजन है, और जिसका उच्चारण कैसे होता है, जिसका नासिक व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है, इसलिए इसे यहाँ पे हम तालव्य कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहा जाता है। और तालव्य व्यंजन में आपका ये इया आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए, तालव्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न है, हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो हिंदी के अनुस्वार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, य। क्योंकि अगर देखेंगे नासिक के ध्वनियों का जो सूचक होता है, जैसे कि आपका इय, अंग, न, ये सब क्या है, नासिक के व्यंजन में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों अनुस्वार जो है ये आपका अनुस्वार में क्या आता है, य, और य जो है ये आपका अनुस्वार ध्वनि का सूचक नहीं होता है। अनुस्वार कैसे होता है, ऐसे डबल बिंदु लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा दोस्तों? उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? शांत चित्त। शांत चित्त का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि शांत मन वाला, लेकिन यह जो है क्या है, जिसका चित्त हमेशा शांत रहता हो, किसी भी परिस्थिति में एक समान रहता हो, तो शांत चित्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 37, कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैनन की सौ बात। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में नैनो यानी कि आँखों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है, और इस पंक्ति में टोटल 7 क्रिया विशेषण है, जैसे कि कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात। तो टोटल करत इसमें जो है 7 प्रकार के चीज़ों की बात की गई है। तो यहाँ पे ये सभी जो है वो नैनों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं, आँखों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल 7 कार्यों को स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सौतेला, ऑप्शन नंबर सी, सौतेला क्यों होगा? विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपका सौतेला क्या है, एक विशेषण है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सौतेला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो आपका सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों सर्वनाम की बात करेंगे तो 10 गुना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थात 10 गुना जो है ये आपका सर्वनाम नहीं होता है, क्योंकि विशेषण जैसे कि जो 10 गुना मात्रा को दर्शाता है और संज्ञा का स्थान नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे 10 गुना जो है वो आपका सर्वनाम नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 10 गुना क्या है? विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे अगला 40वां प्रश्न है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर पर पांव रख के भागने का मतलब क्या होता है? सिर पर पांव रख के भागने का मतलब होता है तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। क्योंकि यह मुहावरा जो है यह हिंदी में बहुत प्रचलित है, और इसका मतलब होता है बहुत जल्दी या घबराहट में भाग जाना। बहुत जल्दी घबराहट में भाग जाना यह स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति खतरे या संकट से बचने के लिए तेज़ी से भागता है। तो यहाँ पे आपका तुरंत भाग जाना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो दुर्व्यवहार में उपयुक्त जो उपसर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुह। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, और दुर्व्यवहार में
दुह जो है ये आपका उपसर्ग होगा जो कि बुरा या अनुचित का अर्थ देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? विदेशी स्रोत का कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो विदेशी शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रोशनदान, रोशनदान जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। विदेशी स्रोत के शब्द वे होते हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। तो यहाँ पे रोशनदान जो है इसमें रोशन जो शब्द है ये आपका फारसी है और दान जो शब्द है ये आपका एक दान का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पात्र से बना हुआ अर्थात खिड़की से। तो यहाँ पे आपका फारसी शब्द है रोशन और दान जोड़ करके रोशनदान बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विदेशी स्रोत का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, समीस का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? समीस का विलोमार्थक शब्द, समीस का विलोम क्या होगा, निरामिष होता है। समीस का अर्थ होता है मांसाहारी यानी कि जो मांस खाता हो, और इसका विलोम होगा वह शब्द जो मांसाहार के विपरीत हो यानी कि निरामिष। निरामिष का मतलब होता है क्या, शाकाहारी या मांस रहित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे निरामिष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? अभ्र का पर्यायवाची, अभ्र की अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादल। बादल जो है ये आपका अभ्र का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी आपका बादल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 45, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ अगर देखेंगे 45 नंबर के इस प्रश्न में, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञा के भेद के लिए। क्योंकि सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह। हिंदी व्याकरण में इन्हें हम संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर बात करेंगे संज्ञा के भेद के लिए, तो संज्ञा के भेद संज्ञा के प्रकार, जैसे कि व्यक्तिवाचक, सर्वनाम व्यक्तिवाचक होता है, तो सर्वनाम ही संज्ञा प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका संज्ञा के भेद के लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 46वां प्रश्न है कि किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका तदित शब्द का प्रयोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनहरा। क्योंकि तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से नए शब्द बनाते हैं, जैसे कि आ, ई, इक। तदित प्रत्यय में जैसे कि आपका सुनहरा जो है, इसमें सुन प्लस आ प्लस हरा यानी कि विशेषण सुनहरा रंग वाला। तो यहाँ पे आपको सुनहरा जो है ये तदित प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सैंतालीस नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। सॉरी, ए नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। सबसे शुद्ध वाक्य ये है, शुद्ध वाक्य के बारे में अगर पूछा गया है तो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे शुद्ध वाक्य जो है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये आपका सही होगा। बाकी मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गलत होगा। परीक्षा के माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। शायद वो अवश्य आएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी के हिसाब से देखेंगे तो आपका वाल्मीकि,
वाल्मीकि जो है ये वर्तनी की शुद्धता जो है वो आपका अगर देखा जाए तो हिंदी के मानक लेखन नियमों पर आधारित होती है। तो वाल्मीकि जो है बिल्कुल सही वर्तनी, ऋषि जो है ऋषि वाल्मीकि के नाम के लिए प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे वाल्मीकि जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाँ 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है? माघ के द्वारा रचित कौन सी कृति है? तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिशुपाल वधम। माघ जो कवि हैं वो संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इन्हीं की रचना थी शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम क्या था? शिशुपाल वधम जो है एक महाकाव्य था। क्या था? एक महाकाव्य था ये शिशुपाल वधम, कवि माघ के द्वारा लिखा गया था। 50वां प्रश्न है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है? तो यहाँ 50 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी विभक्ति। क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा जैसे शब्द जो है ये वैदिक मंत्रों में प्रयोग होते हैं और ये समर्पण या नमन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत व्याकरण में समर्पण के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हम देखें नमः शिवाय यानी कि भगवान शिव को नमस्कार किया जाता है, तो यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो दोस्तों अगर श्रीहर्ष की रचना की बात की जाएगी कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिशुपाल वध। क्योंकि श्रीहर्ष जो है वो हर्षवर्धन जो राजा थे उनके समय के कवि थे और इसमें आपका जो एक तरीके से बात करेंगे नौ साहसाक चरित चंपू और अर्णव वर्णन और छिंद प्रशस्ति, ये रचनाएं जो है ये आपका हर्षवर्धन के समय में श्रीहर्ष कवि के द्वारा लिखा गया था। लेकिन शिशुपाल वध जो है, अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि शिशुपाल वध जो है ये कवि माघ की रचना है, श्रीहर्ष की नहीं है। तो यहाँ पे श्रीहर्ष की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका शिशुपाल वध जो है आपका श्रीहर्ष की रचना नहीं है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऋक धन वेद। ऋक धन वेद जो है ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऋग्वेद संस्कृत का एक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋक का मतलब क्या होता है? वैदिक सूक्त या छंद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि संधि में इन दोनों के संधियों में ऋक का क और वेद का व मिल करके ऋग्वेद बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 53 नंबर अगला प्रश्न है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्तो। ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थात गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। ग्रामस्य जो है यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक है और यहाँ पे जो है आपका परितः मतलब क्या है? एक तरीके से दोनों ओर, और मार्गाणी मतलब मार्ग रास्ता और संति मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो काव्य रचना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। माघ जो संस्कृत के महाकवि हैं इनकी रचना शिशुपाल वधम में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। उपमा का मतलब होता है तुलना का प्रयोग करना,
अर्थ गौरव का मतलब होता है गहनता और अर्थपूर्ण विषय चुनना, और पद लालित्य का मतलब होता है शब्दों की मधुरता और शैली की सुंदरता। इन तीनों का जो समायोजन है वो महाकवि माघ के जो शिशुपाल वधम लिखे थे उसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर पे अगला प्रश्न है कि कालिदास की किस कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? मेघदूतम को। मेघदूतम जो है कालिदास का एक खंड काव्य है जिसमें कि एक यक्ष जो होता है वह अपनी प्रेमिका तक संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को दूत बनाता है, इसलिए इसे हम दूत काव्य भी कहते हैं। तो ये मेघदूतम आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 56 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है? तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता रावणम अकुप्यत। सीता रावणम अकुप्यत। संस्कृत में कारक का जो प्रयोग होता है वो क्रिया के अनुसार होता है, और यहाँ पे जो है आपका प्रयोग की दृष्टि से जो अशुद्ध यानी गलत है वो आपका सीता रावणम अकुप्यत हो जाएगा, क्योंकि अकुप्यत का मतलब होता है क्रोध करना, और इसके साथ जो है चतुर्थी विभक्ति जब लगेगी तो ये रावणम नहीं रावणाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावणाय हो जाएगा, रावणाय। तो यहीं पे गलती हुआ है। तो यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति रावणम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रावणाय होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति के साथ हमेशा आपका रावणम नहीं रावणाय, इसलिए यहाँ पे यही आपका जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 57, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या हो जाएगा? गच्छेत। ऑप्शन नंबर ए। गम धातु यानी कि जाना का जो विधिलिंग ऑप्टेटिव मोड जो होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप गच्छेत होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गच्छेत करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 58, खडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? खडानन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका खट धन आनन। खट धन आनन। खडानन का मतलब होता है 6 मुख वाला। ये जो है खडानन 2 शब्दों से बना है, खट धन आनन। खट मतलब 6 और आनन मतलब मुख। तो इस संधि में ट और आ मिलकर खडानन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट धन आनन, खडानन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 59, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है दोस्तों? तो मदमाता में समास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय। क्योंकि मदमाता जो है मतलब होता है, मदमाता का मतलब क्या होता है? नशे में चूर। तो इसमें मद मतलब होता है नशा और माता मतलब होता है चूर। तो यह एक विशेषण संज्ञा या संज्ञा विशेषण संयोजन है जो कि कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 60 नंबर पे अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता दोस्तों सभी को मालूम है कि दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में 2 या अधिक संज्ञाएं समान महत्व की होती हैं और दोनों का योग समान रूप से व्यक्त होता है, जैसे कि राम लक्ष्मण या सीता गीता। तो यहाँ पे आपका दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कालिदास के नाटकों स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो ये जो है आपके प्राकृत भाषा में बोलते हैं। किस भाषा में बोलते हैं? कालिदास के नाटकों जैसे कि अगर बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो इसमें जो उच्च वर्ग के पुरुष पात्र थे वे संस्कृत में बोलते थे, जबकि स्त्रियां और निम्न वर्ग के जो पात्र होते थे वे प्राकृत भाषा में बोलते थे। और यह जो है वो
तत्कालीन पाठ्य परंपरा थी वहाँ की उस समय की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे प्राकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। भवभूति की इसमें से कौन सी एक रचना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। भवभूति जो है संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनकी रचना जो है वो आपका उत्तर रामचरितम है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 63 है पाणिपदम का विग्रह क्या होगा। पाणिपदम का विग्रह क्या होगा, तो पाणिपदम का जो विग्रह होगा ये आपका होगा पाणि च पादम च, यानी कि पाणिपदम एक द्वंद्व समास है जिसका अर्थ होता है हाथ और पैर। इसका अगर विग्रह करेंगे तो पाणि मतलब हाथ और पादम मतलब पैर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास प्रधानतः हिंदी सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो यह किससे हुआ था, यह हुआ था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो हिंदी साहित्य का विकास दोस्तों अगर बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार हिंदी सागर पत्रिका के भूमिका के रूप में आया हुआ था। बाद में इसे जो है हम हिंदी साहित्य की पहले अगर बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रधानतः हिंदी सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित जो हुआ था वो हिंदी साहित्य का विकास से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इसमें से कौन जो है रचनाकार नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार आज तक मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सम्मानित नहीं है, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट हो जाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था, रीतिकाल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया था और उन्होंने उत्तर मध्यकाल जिसका समय अवधि क्या था 1375 से 1700, इस समय को रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया था, जिसमें कि अलंकार और श्रृंगार रस की कविताएं प्रमुख होती थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस इतिहासकार के मत के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो यहाँ अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने शोध में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में जैन काव्य रचनाएं की और इन्होंने अन्य विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। जैसे कि नगेंद्र ने सिद्ध कवियों को, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जो है वह सिद्ध कवियों को प्रथम कवि मानते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे, जिनके अनुसार गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला जो कवि है वो आपका शालिभद्र सूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है। तो यह जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है,
रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यह जो उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की काव्य कला की प्रशंसा में लिखा है। शुक्ल ने तुलसीदास की रचनाओं विशेष करके रामचरितमानस को उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण माना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 69, केशव कहीं जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशव कहीं जाई का कहिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, तुलसीदास यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला 70वां प्रश्न है, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। सूरज किरण की छांव, ये रचना किसकी है, राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 71, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो पहली जो रचना मानते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की, वह मानते हैं मृगावती को। किसको मानते हैं, मृगावती को मानते हैं। मृगावती जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य की प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत मृगावती से हुआ था, जो कुतुबन ने लिखा था 1503 में। कुतुबन ने लिखा था, कुतुबन ने लिखा था, और यह सूफी प्रेम कथा हिंदी की प्रथम प्रेमाख्यान रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका मृगावती यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। शिवदान सिंह चौहान की कौन सी रचना है, तो ये है आपकी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 73 कह रहा है कि राउर बेल किस तरह की रचना है। राउर बेल किस तरह की रचना है, तो यह जो रचना है राउर बेल, यह क्या है, यह एक गद्य पद मिश्रित चंपू प्रकार की रचना थी। कैसी थी, चंपू प्रकार की रचना थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कह रहा था, 74 में कहा गया है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये किसके लिए दिया गया था, विश्वमित कसरी त्याग सागर, विश्वमित कसरी त्याग सागर के लिए दिया गया था दोस्तों। और यह रमेश कुंतल मेघ को उनकी ये जो कृति थी ये आलोचनात्मक कृति थी। विश्वमित कसरित सागर के लिए 2017 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और यह जो कृति है यह मिथकों और साहित्य के विश्लेषण पर आधारित था। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 75 कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, भारत में। ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे नागपुर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 76। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, एक तरीके से दिखाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और मिलान करिए। सूची 1 में कविता दिया गया है और सूची 2 में आपका रचनाकार दिया गया है। जूही की कली, इसमें अगर रचना की बात करेंगे, मिलान की बात करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 4 3 1 2
1 2 जो है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि जूही की कली जो है ये आपका स्मितानंदन पंत का हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा नौका विहार जो है, नहीं, ए का चौथा हो जाएगा जूही की कली जो है वो आपका निराला का है। बी का तीसरा है नौका विहार जो है आपका स्मितानंदन पंत का है। सी का पहला है नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय के हैं। और डी का दूसरा है पुष्प की अभिलाषा जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो यहाँ पे 4 3 1 2 जो मिलान है आपका बिल्कुल सही मिलान हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 77 नंबर पर अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया यात्रावृत्त कौन सा है, तो ये है आपका ज्योतिपुंज हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। विष्णु प्रभाकर ने ज्योतिपुंज हिमालय नामक यात्रावृत्त लिखा था जिसमें हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिपुंज हिमालय करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्य का संस्मरण नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, इसमें पथ के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की जो है संस्मरण यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है। तो ये हैं आपके कौन, विश्वनाथ त्रिपाठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है ब्योमकेश दरवेश जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसे कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर पे कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि ये जो है 2018 का पेपर है ना। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को उनके साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका कृष्णा सोबती करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 81 81 नंबर पे अगला प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं। तो यह जो लाइन है वह किस रचना की है, तो ये रश्मि रथी का है। कहाँ का है, ये जो पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से लिया गया है, जो कि महारथी कर्ण जो थे उनके जीवन पर आधारित था ये रश्मि रथी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका रश्मि रथी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है। एक और द्रोणाचार्य जो है यह शंकर शेष की कृति है। किसकी है, एक और द्रोणाचार्य एक नाटक जो है इसके लेखक शंकर शेष हैं और यह जो नाटक था यह शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग्यात्मक नाटक था। ऑप्शन नंबर सी आपका शंकर शेष करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 83 का है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में ऐसा कहा गया था। तो ये बातें किसके लिए कही गई थी, कबीरदास के लिए कहा गया था। कबीरदास के लिए उन्होंने कहा था कि इनकी जो भाषा पे पकड़ है वो बिल्कुल अचूक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था। सबसे प्रबल समर्थन हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया गया था
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 85। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को हिंदी में आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। इन्होंने रेशमी राग, आपने पढ़ा होगा इनका, रेशमी राग, इनका जो एकांकी है बहुत प्रचलित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 86 है। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों? तो ये है आपका रंगभूमि। प्रेमचंद के, सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का जो है वो मुख्य पात्र था, जो क्या था? एक अंधा भिखारी था। एक अंधा भिखारी और सामाजिक संघर्ष का प्रतीक था सूरदास। रंगभूमि में ये पात्र था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा गया था, ये मिस्र बंधुओं ने कहा था। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। हालांकि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी जो है इसमें कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा था इसको अलंकृत काल, लेकिन पहले मिस्र बंधु का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिस्र बंधु भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 88। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था यह अमीर खुसरो का था। यह कथन अमीर खुसरो का था, जो कि हिंदवी यानी कि प्रारंभिक हिंदी के प्रचारक और सूफी कवि थे अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? स्वामी रामानंद का शिष्य कौन नहीं था इसमें से? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सुखानंद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे 90 नंबर पे अगला प्रश्न है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो ये पंक्ति जो है किसकी है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये नरहरि दास राइट आंसर हो जाएंगे। यह पंक्ति जो है भक्त कवि नरहरि दास की है, जो भक्ति भाव से युक्त काव्य रचते थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन अवस्थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के जो लेखक हैं वो आपके मोहन अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? केवल 6 निबंध लिख करके, तो ये थे आपके सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का जो अगर निबंध बात करें, जैसे कि नमक का दरोगा बहुत प्रचलित हुआ था, नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा, तो केवल 6 निबंध लिख करके बहुत प्रचलित हुए थे सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 94, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित पेरे से उठती है, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था?
तो यह जो कथन था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गुप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 95, ये रहा क्वेश्चन, आपका थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो यहाँ अगर बात करेंगे इसके मिलान की, तो मिलान आपका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3। ए का हो जाएगा पहला, मोरपखा सिर ऊपर राखी हूँ रसखान। बी का हो जाएगा दूसरा, बसो महारे नन्न में नंदलाल मीरा की। भक्तन को कहा सीकर सो करें, ये हो जाएगा कुम्मन दास। और प्रीति कर दिन्हें गरे छुरी, ये आपका डी का हो जाएगा तीसरा, सूरदास की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिलान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो ये जो पात्र है ये आपका चंद्रगुप्त में है। किस में है? चंद्रगुप्त में। कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में एक विदेशी यानी कि यूनानी पात्र थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे चंद्रगुप्त करेक्ट हो जाएगा। अगला था आपका 97, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? भिखारी दास की कौन सी इसमें से रचना नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका भाषा भूषण, भिखारी दास जो है वो रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने रस, सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय लिखा था। लेकिन भाषा भूषण जो है ये आपका किसकी रचना थी? जसवंत सिंह की रचना थी। किसकी रचना थी? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की रचना थी भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन है आपका 98 कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? जैसे कि प्रभु, ये चारों जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ऐसा सत्य प्रमाणित हो नहीं पाया। तो सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से संबंध किसका नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे गोपी चंद्र। सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध सिद्धों की, जैसे कि सरहपा, कुकुरिया और सबरपा। सरहपा, कुकुरिया और सबरपा, इन तीनों की रचनाओं जो है वो रचनाएं बौद्ध सिद्धों पर आधारित थी। गोपी चंद्र जो है वो आपके नाथ परंपरा से जुड़े हुए थे, न कि सिद्ध साहित्य से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गोपी चंद्र करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे 100 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो यहाँ जो है आपका इस 100 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास की रचना है। यहाँ पे रैदास ने जो है वो भक्ति और आत्म प्रकाश के प्रतीक के रूप में प्रभु को दीपक और स्वयं को बाती कहा था। तो रैदास यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? यह जो कथन है ये कथन था आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है 102, छार उठाए लिन्न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परथिमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई थी? यह ली गई थी आपका पद्मावत से। कहाँ से लिया गया था? पद्मावत से लिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 103, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? लंका यात्रा का विवरण
राहुल सांस्कृतियायन। ऑप्शन नंबर डी राहुल सांस्कृतियायन। अगला क्वेश्चन नंबर 104 101 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से इसको देखिएगा तब जाके ये आपको क्लियर होगा। इसमें ये था अधोलिखित स्थापना ए और तर्क पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करके इसमें आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? इसमें जो है तुलसीदास की जो पंक्ति है ये बिल्कुल सही पंक्ति है। तुलसीदास कहते हैं कि निर्गुण रूप को समझना आसान है लेकिन सगुण रूप का कोई अंत नहीं जान पाता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है ये तर्क जो है वो गलत है, क्योंकि तुलसी के अनुसार सगुण की अपेक्षा निर्गुण को समझना सहज है, न कि इसके विपरीत। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 105 105 105 का निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ अगर सही की बात करेंगे तो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की जो है क्या है ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अमृता प्रीतम की आत्मकथा जो है वो आपका रसीदी टिकट है, सहचर समय नहीं। कस्तूरी कुंडल बसय जो है ये आपका प्रभा खेतान की आत्मकथा जो है वो आपका ये अपना प्रभा खेतान का क्या था, अन्य से अनन्य तक। घर की बात जो है इसमें चतुर्सेन शास्त्री की कोई रचना थी ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर करेक्ट हो जाएगा। 106 कह रहा था कि संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ दोस्तों 106 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गीत। संकलन त्रय में 3 तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि स्थान, काल और घटना, जो कि कथानक के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कहीं गीत शामिल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। अगला 107 कह रहा था कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है बिहारी जी ने। बिहारी ने अपनी दोहा रचनाओं में भाषा की संक्षिप्तता यानी कि समास शक्ति और कल्पना की गहनता, समाहार शक्ति, इन दोनों का बड़ा अद्भुत मेल किया है। बिहारी जी को ही कहा जाता है गागर में सागर भरना। अगला है 108 108 कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी रचना है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या, तो ये दोस्तों किसकी है? ये थी आपकी पूरन दास की। किसकी? पूरन दास की रचना थी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 109 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार, एक सेकंड, हाँ, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर, तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे 110 सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6, तो दोस्तों ये था आपका किनकी रचना थी?
ममता कालिया की रचना थी, कहानी थी। सीट नंबर 6। अगला क्वेश्चन है 111। नाग संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाग संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ होता था या क्या अर्थ है? तो यहाँ जो है इसका मतलब होता था ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का जो है योग माना जाता था हठ योग को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 112 कह रहा था, 112 नंबर में निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कवि और काव्य कृति। तो सुमेलित जो नहीं होगा वो आपका नंददास का यमुनाष्टक जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 113 113। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की पंक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इन पंक्तियों को किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो ये जो नाटक लिखा गया था ये प्राणचंद्र चौहान के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 115 115 में कहा गया है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो कालक्रम के हिसाब से अगर लिखा, इन कालक्रम के अनुसार लिखेंगे तो इसमें आपका सी 2-1 सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उसके बाद आपका जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, और लास्ट में आपका अज्ञेय का तार सप्तक। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 116 कह रहा था कि गिरा हो जाती है सनयम नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा पंत की कविताओं में ऐसी जो है वो विरोधाभास पाए जाते हैं। 117 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है? नासिरा शर्मा के जो कहानी संग्रह था वो था पत्थर गली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे पत्थर गली करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 118 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो यहाँ पे आपका कविता के नए प्रतिमान जो हैं ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ नहीं थे। 119 आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण जो है ये आपका सेठ गोविंद दास की आत्मकथा थी। अगला 120 कह रहा है कि प्रेमचंद की जीवनी कमल का मजदूर रचनाकार है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था यह कथन दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 122 कह रहा है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार थे नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 123 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो कथन था वह था आपका कौन तू फुलवा बिनन हरि विवेकी राय का निबंध है। यह जो कथन है आपका गलत है, यानी कि यही आपका कथन असत्य है। 124 कह रहा था कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो थी वो बिहारी भाषा की उपभाषा थी। बिहारी उपभाषा मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली थी। 125 कह रहा था कि एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? एकाक्षरी परिवार मतलब होता है
सेमिटिक हेमेटिक परिवार का शब्द, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा था कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है सोस्यूर को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। 127 कह रहा था कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। तो ये जो है आपका पंजाबी से था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 128 कह रहा था कि गैल भैल आदि किस बलि की किस तरह की क्रियाएं थी। तो ये जो है गैल भैल का मतलब होता है भोजपुरी और भूतकालिक क्रियाएं थी, भोजपुरी भाषा का शब्द है। 129 कह रहा था कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी जो है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 130 कह रहा था, 130 नंबर का प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से असत्य कथन यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो ये था राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, यही कथन जो है आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट अगला 131 कह रहा था कि क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। क व्यंजन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठे ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 132 कह रहा था कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कब हुई थी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई थी ये हुई थी आपकी मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 133 कह रहा था कि ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। तो इसमें ये दोनों जो है मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 134 कह रहा था कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया था आपका काका कालेलकर ने 12 खड़ी का सुझाव दिया था देवनागरी में। 135 कह रहा था कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। उनको कहा जाता है स्वनीम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 136 कह रहा था कि उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे 137 कह रहा था कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो बुंदेली बोली यहाँ पे बोली जाती है झांसी, जालौन और हमीरपुर में। 138 कह रहा था कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था। तो ये हुआ था आपका ब्राह्मी लिपि से। 139 कह रहा है कि नाटक के पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की। तो नाटक के पंचम वेद की जो है वो भरत मुनि ने दिया था पंचम वेद की मान्यता। 140 कह रहा था कि अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है। तो ये वामन का जो है वो परिभाषा था, आचार्य वामन। अगला था 141 भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं। भामा के अनुसार काव्य में जो दोष हैं वो कितने दोष थे। आचार्य भामा के अनुसार तो यहाँ पे थे आपके टोटल 4। 142 था करुण रस को एकमात्र रस किसने माना था। सॉरी, करुण रस को एकमात्र रस माना था भवभूति ने। आगे 143 बिनु पद चलय सुनय बिनुकाना कर बिनु कर्म करय विधिनाना, इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, कई बार पेपर में आया था ये। इसमें विभावन अलंकार है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 144 कह रहा है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो इसमें जो है आपका इंद्र व्रजा जो है वो आपका छंद होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 145 145 कह रहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन से थे? तो ये विद्वान कौन से थे? ये विद्वान थे बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 146 146 कह रहा है कि दोह किस प्रकार का छंद है? तो दोह जो है यह आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 147 कह रहा था कि उद्धव शतक की हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, कहन समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो इसमें जो पुनरुक्ति बार बार हो रही है वह भावोत्कर्ष की भावना को दर्शा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 148 148 कह रहा था प्रश्न नंबर कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय में उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है वाचक। ऑप्शन नंबर बी। 149 149 कह रहा था कि रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच जो है ये आपका एक सात्विक अनुभव है। 150 150 क्वेश्चन नंबर 150 आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, इस पेपर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाएं साइड में आपका रस दिया गया है और दाहिने साइड में आपका स्थायी भाव। किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, और वीर का मतलब होता है वीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वीर का मतलब होता है उत्साह, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, और करुण का मतलब होता है शोक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल इस वीडियो में हम लोगों ने आपके 120 प्रश्नों को हल किए हैं, जो कि आपके हिंदी भाषा के प्रश्न थे। हिंदी के LT ग्रेड का जो पेपर हुआ था आपका 2018 में 29 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ था, और इस पेपर में जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी भाषा के, उन सभी 120 प्रश्नों को हम लोगों ने विस्तृत हल के साथ हल किया है। और बाकी आप सभी को पता है कि 30 नंबर का जो प्रश्न आता है वो GS का आता है, वो सभी को करना अनिवार्य होता है। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे आते हैं आपके LT ग्रेड के पेपरों में। तो ये आपका LT ग्रेड का 29 जुलाई 2018 का पेपर था। ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर था। ये पेपर बहुत विस्तृत तरीके से हम लोगों ने हल करते हुए समझा है, बताया हम आपको इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।